गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी थियरी पढ़ी। सबसे पहली बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी थी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा था कि आपको आगे एमसीक्यूज में काम में आएगी थियरी। दूसरी बात, हमें मेन जो फोकस करना है वो थियरी पे भी करना है। एज यूजुअल आपको ही पता है, क्योंकि आपको जो एग्जाम देने जाना है वो कहाँ जाना है, आपको बाहर, मतलब कि आपका वो बोर्ड का एग्जाम ही होने वाला है, राइट। तो हम थियरी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। आई होप आप लोग, जो मैंने एमसीक्यूज कहा था, दर्पण की बुक मैंने रिफर करने का कहा था, तो आप लोग कर रहे होगे, या दूसरी कोई भी आपके पास सपोज होगी तो आप लोग रिफर कर रहे होंगे, राइट। और एक बार मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि कोई ऐसा सोच रहा है कि सिर्फ मैं टेक्स्ट बुक पढ़ के और मैं एग्जाम देने जाऊंगा और टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सिर्फ मुझे आते हैं तो बहुत हो गया, तो वो इनफ होगा नहीं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये मत सोच के चलना कि हमारे पास कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उस एमसीक्यूज को लर्न करके हम लोग पास हो जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। बिकॉज प्रीवियस ईयर तुम सब 11th स्टैंडर्ड में थे, पेपर भी मैं ही बनाता था, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही देता था, ओके। तो वो आपके लिए इजी था और वो आप उसमें से निकल जाते थे, 10th स्टैंडर्ड में भी निकल जाते थे। पर अब ऐसी चीज है कि आप पेपर मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ना कोई और बनाने वाला है। पेपर आएगा सीधा गवर्नमेंट से और आपको वहां जाके एग्जाम देनी है, राइट। तो वो 100% तो है नहीं कि टेक्स्ट बुक में से पूछेंगे, टेक्स्ट बुक के बीच में से भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको 110% आपको कोई ना कोई आपको हेल्प चाहिए ही। या तो आप दर्पण से करो, जो मैंने आपको आइडिया दिया है, या फिर आप गाला, नवनीत, कोई भी आप ले लो, तो इसमें से आपको एमसीक्यूज एक्स्ट्रा पढ़ने ही पड़ेंगे, ओके। तो आप उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाना। अब जैसे कि जब प्रीवियस अगर चैप्टर की बात करें तो बहुत सारी थियरी थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो नए थे, और उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है अभी भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग से अगर रिवाइज करें, रिकॉल करें हमारे प्रीवियस जो चैप्टर्स को, तो उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ने पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्लास पढ़ा, उसके बाद एनकैप्सुलेशन पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म था, डेटा एक्सेप्शन था, राइट, मैसेज पासिंग था, तो कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये सब था। अब इन सब चीजों में मैंने जैसे कहा था कि ये सब चीजें आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आएगी और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको उसका यूज करना है। पर पहला वो था कि जो वो मेन था जिसके अंदर से आपको थियरी के लिए उसके क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले समझाऊं, उसके पहले क्या करो, तुम लोग बुक अपने पास अगर आपके पास होगी ही, 100% होनी ही चाहिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ चीजें ऐसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं भी हो सकती है, तो आपको याद रहे जो मैंने कहा था कि ये चीज यहाँ पे नहीं और यहाँ से हम करेंगे, राइट। तो चैप्टर नंबर 7, ओके। टेक्स्ट बुक का मैं जब तक चैप्टर का नाम लिखता हूँ जावा बेसिक्स, ओके, तब तक आप खोल दो चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर है 127, ओके। तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक अब तक नहीं लिए तो पहले टेक्स्ट बुक ले लो, पेज नंबर 127 ओपन कर दो। जावा बेसिक्स, ओके, पेज नंबर 127। तो हम लोग है पेज नंबर 127 में। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये वाला चैप्टर भी बड़ा है, पर ये वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, अभी हमने कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। हमारे पास 4-5 अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें जावा के प्रोग्रामिंग हो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जावा पे आ जाएंगे कि मतलब जावा के अंदर प्रोग्राम कैसे करते हैं, ओके। जावा में प्रोग्राम होते हैं तो जो प्रैक्टिकल वे में है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, जो प्रैक्टिकल वे में है, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो चीजें हमें सीखनी है। साथ साथ में हमें यही चैप्टर में प्रैक्टिकल भी करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे उसमें मैंने किया था वैसे ही मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल सेशन अलग से नहीं बनाऊंगा। जैसे कि हमने आपको याद होगा कंपोजर में किया था कि भाई चैप्टर भी समझा रहा हूँ और साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल भी करता जा रहा हूँ, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम है वो। दूसरी चीज मैं मेरी साइड से ये ट्राई करूंगा कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं वो मैं पहले से आपके लिए टाइप करके वो सब करके रखूं। तो क्या है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको प्रोग्राम रन करके दिखा सकता हूँ,
और उसका आउटपुट कैसा आता है वो आपको दिखा सकता हूँ। फिर आप लोग क्या करोगे, आपके जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो लोग क्या करेंगे कि भी उसके अंदर वो प्रोग्राम को खुद भी करके देखेंगे और उसके बाद उनका प्रोग्राम रन हो जाता है कि नहीं होता है, कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, वो सब चीजें आप लोग फाइंड करोगे। ओके, तो हम सबसे पहले तो जो थियरी पोर्शन है चैप्टर नंबर 7 का वो देखेंगे। साथ साथ में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 में कुछ चीजें स्किप है, जैसे आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस है हमारा वो कट हो गया, तो जो स्किप पार्ट है ना उसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसका कोई थियरी इतना नहीं करेंगे, सिर्फ उसका ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड होंगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो थियरी है वो देख लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से थियरी आ रही है और कौन सी थियरी हमें देखने लायक है। ओके, उसमें से तो हम उस तरीके से करेंगे जिससे आप पे बर्डन भी नहीं आएगा, मतलब कि आप पे ये नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, और बर्डन भी नहीं है कि उसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। ओके, और जिन लोगों के पास जो गवर्नमेंट का नहीं है, सपोज कि भाई ये कौन सा टॉपिक स्किप है, तो जब मैं बताऊं तो उसको टिक कर देना टेक्स्ट बुक में, तो आपको याद रहे कि मुझे ये पेज नंबर नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हो वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा दिया हुआ है कि जावा का इंट्रोडक्शन दिया है कि जावा कब बना था, तो जावा 1991 में सन माइक्रोसिस्टम करके जो कंपनी थी वहां बनाया था। ओके, अगर डिटेलिंग में बताने जाऊं तो डिटेलिंग में इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जेम्स गॉसलिंग करके एक डेवलपर थे, ओके, जिन्हें फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के फादर हम जैसे जानते हैं चार्ल्स बेबेज, वैसे जावा के लिए जेम्स गॉसलिंग है। उन्होंने सबसे पहले जावा लैंग्वेज के बारे में सोचा था और उसके बारे में बनाया था कि जावा लैंग्वेज जैसी कोई लैंग्वेज बन सकती है। जब सी और C++ थी तब उन्होंने सोचा था कि ऐसी कोई लैंग्वेज बन सकती है, उस लैंग्वेज पे हम कुछ कर सकते हैं। उनकी वो सोच ने जावा लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कुछ फ्रेंड से हेल्प लेके उन्होंने जो 4-5 लोगों की टीम ने उन्होंने जावा लैंग्वेज डेवलप की। अब ये चीजें बुक के अंदर नहीं है जैसे मैंने कहा था, पर ये मैं आपको फॉर द नॉलेज बता रहा हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी जावा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओके, तो वो चीज उन्होंने वहां बनाई। जब सबसे पहली जावा लैंग्वेज बनी तब उसका नाम ओक था। अगर आपको इसमें ये भी चीज मेंशन नहीं होगी, पर जब जावा लैंग्वेज बनी तो जावा लैंग्वेज का नाम जावा नहीं था, सबसे पहला नाम ओक था। ओक होने के पीछे भी एक रीजन है उसका नाम। अब ओक का मतलब क्या है, एक अगर आप लोग देखो गूगल पे सर्च करें ना तो ओक का मीनिंग ये होता है कि एक ट्री होती है। अगर हम हिंदी में अगर कहें तो आई थिंक उसे बबूल का पेड़ कहते हैं। ओके, तो ये ओक का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीजन है कि जो जेम्स गॉसलिंग थे जिन्होंने ये जावा लैंग्वेज मैंने सोचा और जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप करने के लिए अपने फ्रेंड की हेल्प लेके उन्होंने डेवलप की, तो जब ये सब चीज कर रहे थे तो जेम्स गॉसलिंग के घर के एग्जैक्ट सामने ओक की ट्री थी, राइट, मतलब कि बबूल का पेड़ था। अब ये बबूल का पेड़ उनके घर के सामने ही था। जब भी बैठते थे काम करने के लिए, ये कहा जाता है इज एन हिस्ट्री, आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं चीज पर, जब वो बैठते थे काम करने के लिए तब वो हमेशा वही चीज को नोटिस करते थे हमेशा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर के सामने कोई चीज होगी हम सबसे ज्यादा उसे ही नोटिस करेंगे, तो वहां पे ओक ट्री थी तो उन्होंने उसको सबसे ज्यादा नोटिस करते रहते थे। अब जब चीज बन गई, मतलब कि लैंग्वेज बन गई, उनसे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग बन गई, तब उन्होंने सोचा कि अब इसको हम नाम क्या दें। फिर उसको उन्होंने नाम दे दिया ओक। इसलिए जावा का सबसे पहला जो नाम था वो ओक था, इस रीजन की वजह से। फिर धीरे धीरे करके जो उसमें बहुत सारी कमियां थी, C++ के कंपैरिजन में जावा लैंग्वेज कहीं ना कहीं वीक पड़ रही थी, उसके लिए जो सोचा था वो चीजें नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, उसको एडेप्टिव करने के लिए वो धीरे धीरे उसको आगे ले गए। फिर एक कंपनी है सन माइक्रोसिस्टम जिसने उस एक्चुअली जावा को एडेप्ट कर लिया कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग आपने की है ये हमारी और हम इसको अब डेवलप करेंगे। ओके, तो जेम्स गॉसलिंग की टीम ने क्या किया कि वो प्रोग्रामिंग उनको दे दी। ओके, और ऑफिशियल रिलीज कर दिया कि सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है जिन्होंने जावा लैंग्वेज को, मतलब कि ओक लैंग्वेज को डेवलप किया। उसके बीच में उसके नाम, मतलब जब ये प्रोसेस हो रही थी उसके बीच में उसके बहुत सारे नाम बदलने चाहे। पहले उसका नाम कॉफी भी पड़ा, जब ओक था उसको चेंज करके कॉफी नाम भी पड़ा। पर फिर उन्होंने सोचा कि चलो जावा लैंग्वेज हम नाम रखते हैं, बहुत सारे सजेशन लिए, सब चीज ली। उसके बाद जब इन्होंने एक्चुअल में बनाना स्टार्ट कर दिया, बन गई। फिर 1991 में जब जावा का रिलीज हुआ कि सन माइक्रोसिस्टम ने जावा लैंग्वेज कंप्लीट कर दिए, तब उनका नाम देना जरूरी था क्योंकि पर्टिकुलर नेम जो लाइफ लॉन्ग चले, जो कभी नाम चेंज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 नाम चेंज हो चुके थे। ओक था, फिर कॉफी था, इसकी वजह से
तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लोगों से सलाह ली, फिर उन्होंने सोचा कि एक नाम लेते हैं जावा। उस टाइम पे जावा का मीनिंग ये होता है कि जो बहुत सारे लोगों के अंदर हेल्प कर सके। आई थिंक तो कोई सिटी का नाम था, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने फिर उस रिगार्डिंग उस जो लैंग्वेज थी उसका नाम उन्होंने जावा रखा, सन माइक्रोसिस्टम ने। तो 1991 में ये ऑफिशियल रिलीज था जावा की। बट इसके पहले की जो हिस्ट्री है जो मैंने अभी आपको बताई ये है, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है ज्यादा, मतलब बुक्स में आपको अगर देखनी भी होगी तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा। तो फादर ऑफ द जावा लैंग्वेज एंड जावा हिस्ट्री करके आप सर्च करोगे तो उसकी पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। पर ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आई थिंक बहुत सारी जो पहले चीज पढ़ी आपको लगा कि सर बोर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताई कि भाई ऐसी एक हिस्ट्री भी है जो यूनिक भी है, जो ज्यादा जगह मेंशन भी नहीं है, सिर्फ गूगल पे अवेलेबल है। तो आप लोग उसके बारे में देख सकते हो। जावा लैंग्वेज 1991 में बनने से पहले 15-20 साल पहले ये सब चीजें हुई, उसके बाद जाके बनी। ओके, तो आप सबको जो याद रखना है मेनली क्या रखना है, वही सन माइक्रोसिस्टम कंपनी का नाम 1991 उसका रिलीज डेट। ओके, फिर अब ये चीज बनी थी किसके लिए? अब जावा लैंग्वेज के बनने के पीछे रीजन क्या था वो देखा जाए कि भाई जावा लैंग्वेज बनी तो बनी क्यों। मतलब जब जेम्स गॉसलिंग ने सोचा कि यार हम बना दे तो क्यों, तो जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है या जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है कंप्यूटर में, तो जब सी लैंग्वेज है आप सबको भी याद होगा, तो सी लैंग्वेज हम लोग क्या करते थे, टर्बो सी करके सॉफ्टवेयर आता था, उसके अंदर हम लोग वो करते थे। ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अगर सपोज मुझे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करना है या आपको भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स करने हैं तो आपको पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप लोग क्या कर सकते हो, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, टर्बो सी। टर्बो सी नहीं होगा तो आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं कर सकते। सिंपल एंड स्वीट, बहुत ही एक सीधा रीजन था कि भाई अगर टर्बो सी नहीं है तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम होंगे नहीं, अगर टर्बो सी नहीं है तो सी प्लस उसके प्रोग्राम होंगे नहीं। तब की बात कर रहा हूं मैं कि तब ऐसा था। अब उन्होंने ये चाहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कोई ऐसी चीज बनाए जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में चले, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करे। जैसे कि अगर मैं आपको एक इजी एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक्सेल है। ओके, आप सबको एक्सेल के बारे में पता है। अब मुझे एक्सेल, अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे एक्सेल करना है और मुझे वो वर्ड में करना है तो पॉसिबल होगा नहीं। हम वर्ड में क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, सब चीज, बट फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं। एक्सेल का काम कर रहा है, वर्ड के अंदर वर्ड का काम हो रहा है, राइट। तो हम वर्ड का जो काम है एक्सेल में कर सकते हैं, बट प्रॉपर वे में विच पैराग्राफ जैसे हम सेट करते हैं वो चीज एक्सेल में हो सकती है नहीं, क्योंकि दोनों चीज क्या है, अपनी अपनी जगह अलग है। अगर इन दोनों को हटा के हम तीसरी चीज लाते पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो मैं वर्ड में प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ नहीं, क्यों? बिकॉज पावर पॉइंट के अंदर उसके एनिमेशंस है, पावर पॉइंट के अंदर उसकी स्लाइड्स है, हम स्लाइड शो व्यू कर सकते हैं, वो चीज हम कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी अलग से क्वालिटी है कि भाई हाँ पावर पॉइंट इसके लिए जाना जाता है। तो अब सी और सी प्लस प्लस का भी ऐसा ही था कि वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलते थे और उसके लिए वो जाने जाते थे। पर इन सब चीजों को हटा के जेम्स गॉसलिंग और सन माइक्रोसिस्टम दोनों चीजों ने यही सोचा, दोनों ने, कि हम कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो सब जगह चले। जैसे कि अगर मैं ऐसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर मुझे टाइपिंग करनी है तो मैं टाइपिंग नोटपैड में भी कर सकता हूँ, टाइपिंग में वर्डपैड में भी कर सकता हूँ, टाइपिंग में वर्ड में भी कर सकता हूँ, टाइपिंग में कहीं पे भी कर सकता हूँ जहां पे अगर मुझे टाइपिंग करनी है तो वही चीज थी। इन्होंने ऐसा सोचा कि भाई जावा की लैंग्वेज हम जो बनाए वो कोई भी सॉफ्टवेयर में चले, मल्टीपल सॉफ्टवेयर में चले और उसके साथ साथ लोगों को आ भी जाए और लोगों को इजी पड़े। अभी किसी को सी लैंग्वेज आती है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम ऐसा एग्जांपल लेके चले कि किसी को सी लैंग्वेज आती है, पर अब सी लैंग्वेज आने से थोड़ी कुछ होगा। सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, टर्बो सी आपके पास होना चाहिए, फिर वो आपके कंप्यूटर में चलना चाहिए, फिर आपके पास उसका सपोर्ट होगा, राइट। पर जावा में ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे सब में चले, इसीलिए जावा जो है वो नोटपैड से लेके कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे बड़े बड़े रिलेटेड टू जावा वो वहां पे सपोर्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, वो वहां पे सपोर्ट करेगा। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में कि वो कैसे चलेगा। ओके, कि कहां प्रॉब्लम आती है और उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और जावा के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर अभी आज की डेट में तो आ गए हैं कि जो बहुत ही एडवांस लेवल पे है, जहां पे हमें कोड नहीं करना पड़ता है ज्यादा, बहुत ही कम कोड करना पड़ता है। ओके, तो ये चीजें थी जावा के लिए कि भाई ये चीजों की वजह से जावा डेवलप हुआ था। अब आप लोग देखो नीचे वहां पे डायग्राम दिया हुआ है जहां पे लिखा है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उसको कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जैसे कि सी को टर्बो सी की जरूरत है, सी प्लस को टर्बो सी की जरूरत है, टाइपिंग के लिए वर्ड को वर्ड की जरूरत है, एमएस ऑफिस की जरूरत है, पावर पॉइंट को उसकी पावर पॉइंट की जरूरत है। तो वैसे ही जावा को कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ
कोड उसका रन होना चाहिए, जावा अंदर होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अब ये चलेगा कैसे, मतलब कि आप बोल दिए कि चल जाएगा, पर कैसे चलेगा वो डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला है जावा सोर्स। अब जावा सोर्स मतलब कि हम जो है वो जावा का सोर्स हम जो लिखेंगे वो, ओके, जावा का सोर्स। दूसरा कि हम जो प्रोग्राम सपोज हमने इंस्टॉल किया है जावा के लिए वो, ओके, तो ये चीजें जो है वो बैकएंड में मतलब कि वहां पे रहेगी जावा सोर्स में सबसे पहले। फिर वो क्या करेगा, जावा को कंपाइल कि भाई जावा सोर्स है, ओके, मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी करके आपको समझाता हूँ कि सपोज मान लो, ओके, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे कि यहाँ पे सबसे पहले बुक के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा लिखा है कि जावा सोर्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा है उसका कंपाइलर, ओके, तो यहाँ पे मैं कंपाइलर लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बाइट कोड, ओके, यहाँ पे बाइट कोड लिखा है। उसके बाद वहां पे लिखा है लिनक्स है, विंडोज है और मैक है। अब ये तीन चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, विंडोज, लिनक्स और मैक, कि भाई जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, लिनक्स मतलब कि उबंटू वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, और मैक मतलब कि जो एप्पल ओएस है वो, ओके। अब ये जावा सोर्स का मतलब क्या है कि जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं वो, उसके बाद हम जो कोड लिखते हैं वो। अभी कंपाइलर का मतलब क्या है कि जो हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वो कंपाइल करेगा, ओके। अब ये प्रोसेस कैसे चलती है कि सपोज मान लो कि हम जो कोड लिख रहे हैं अभी के लिए वो हम नोटपैड के अंदर लिख रहे हैं, ओके। अब हम कंपाइलर किसमें होगा, जो जावा का जेडीके है उसमें होगा, ओके। फिर नीचे आता है JRE, अब और फिर आता है यहाँ से ये रन होने के लिए। अब मैंने यहाँ से क्या लिखा कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो, और मैंने जो कोड लिखा है वो, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो चीज है इस चीज को कन्वर्ट करेगा यहाँ पे मशीन में। अब आपको ही पता है जब आप पहले पढ़ते थे तो आपको याद होगा कंप्यूटर 0101 समझता है, तो वो यहाँ पे कंपाइल करेगा उसके अंदर, ओके, यहाँ पे। और कंपाइल हो जाने के बाद यहाँ से वो चीज जाएगी बाइट कोड में जो है मशीन लैंग्वेज, ओके। यहाँ से मशीन लैंग्वेज में चली जाएगी और मशीन लैंग्वेज के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वो सीधा यहाँ पे कि भाई कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वहां पे सपोर्ट करेगा। क्लियर। यहाँ पे ये जो कोड लिखेगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या तो एग्जीक्यूट की जगह पे मेरे पास एक अच्छा वर्ड है वो आपको याद रहेगा, वो उसको रन करवाता है। क्या करवाता है, रन, कि भाई यहाँ से प्रोग्राम को लिखा, रन करवाया, ओके। मैं ये एक वाली चीज है ये बुक के अंदर नहीं है, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के लिए समझा रहा हूँ कि जावा सोर्स के अंदर जो हमारे पास कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, सपोज फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेके चले दोनों चीज कि सपोज मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद उसका बाइट कोड करेगा और वो वहां पे लिनक्स या विंडोज सामने दिखेगा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कैसे रन होना चाहिए वो सपोर्ट करेगा। अगर अपनी भाषा में यहाँ पे कोई कोड है तो कोड में क्या होगा, क्योंकि मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, कोई कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड को वो क्या करेगा, पहले कंपाइल करेगा, मतलब कि रन करेगा, उसके बाद उसको उसी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा 0101, उसके बाद सामने कौन सी चीज है, विंडोज है, लिनक्स है कि मैक है, उसमें कन्वर्ट करेगा, ओके। इस तरीके से ये जो फ्लो है वो चलता है जावा का। अगर हम इसको और इजी तरीके से अगर मैं बताऊं अगर, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा मान लो कि आप स्कूल में हो, ओके, ये एग्जांपल आप मान लो, और एक मैसेज पास हो रहा है नीचे से, मतलब स्कूल से एक मैसेज पास हो रहा है कि भाई 10th 11th और 12th ये तीनों, मान लो ये 10th है, ये 11th और ये 12th है, तो ये तीनों स्टैंडर्ड्स को कल सुबह 10 बजे स्कूल आना है, एक एग्जांपल के लिए, ओके। अब ये अगर सपोज हम देखा जाए तो ये कहां से होगा, मैसेज सबसे पहले बनेगा कहां से, मतलब जो थॉट कहां से आएगा, प्रिंसिपल सर से, राइट। तो हम लोग ये एग्जांपल कुछ रिलेटेड नहीं है, फिर मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे वो पास होता है। तो मैसेज कहां से आएगा, यहाँ से, मतलब कि सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल सर से जो डिसाइड करेंगे कि भाई कल 10th 11th और 12th को 10 बजे आना है, तो यहाँ से वो डेवलप होगा, राइट। वो डेवलप होके यहाँ से जाएगा कंपाइलर में। कंपाइलर अभी यहाँ पे कौन बन रहा है, हमारे एग्जांपल में कोऑर्डिनेटर। आप सब भी जानते हो आपके जो कोऑर्डिनेटर सर है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर है अर्जुन सर है, राइट। तो क्या करेंगे प्रिंसिपल सर, अर्जुन सर को बोलेंगे कि अर्जुन सर
आपको ये मैसेज पास करवाना है कि 10th 11th और 12th ये तीनों स्टैंडर्ड क्या हो कि भाई कल सुबह 10 बजे स्कूल आए। ओके, अब अर्जुन सर से मिल गया, मतलब कंपाइलर तक पहुंच गया। अब कंपाइलर क्या करेंगे कि भाई ओके, अब उनके क्लास टीचर्स कौन कौन है उनको जाके ये मैसेज दे दो। तो वो क्या करेंगे, बाइट कोड, मतलब कि उनकी भाषा जो समझते हो वो, राइट। तो वो क्या करेंगे, उनके टीचर्स को भी आप सब सिर्फ सबसे ज्यादा किसकी मानोगे, अपने क्लास टीचर की मानोगे, राइट। सब्जेक्ट टीचर्स या कोऑर्डिनेटर्स को छोड़ के आप सबसे पहले ज्यादा किससे अटैच रहते हो, अपने क्लास टीचर से अटैच रहते हो। तो वो क्या करेंगे कि भाई अपने अपने उनके क्लास टीचर को भी उनके बाइट्स कोड अगर उनके क्लास टीचर को बता दो, वो उनकी अच्छे समझेंगे और उनका मैसेज सबसे पहले कन्वे करेंगे। तो वो क्या करेंगे, अर्जुन सर यहाँ से उनके क्लास टीचर को बोल देंगे कि जैसे 10th की जो क्लास टीचर है वो, 11th की जो क्लास टीचर है वो, 12th की जो क्लास टीचर है वो, उन सबको बोल देंगे कि भाई आप बच्चों तक मैसेज पहुंचा दो कि आप क्या है, कल आपको 10 बजे आना है। अब क्लास टीचर क्या करेगा, क्योंकि देखेगा ओके ये आज आया है, ओके क्लास में जाके मैसेज पास कर दिया, क्लास से देखा कि ओके ये 4-5 बच्चे नहीं आए हैं जो कल आ सकते, तो उनको कॉल करके बोल देंगे कि बेटा कल आपको सुबह 10 बजे आना है, राइट। तो ये अच्छे समझते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे है, राइट। इसलिए बाइट कोड अच्छे समझता है कि भाई मुझे विंडोज में जाना है, बाइट कोड अच्छे समझते हैं मुझे लिनक्स मेरा है, या बाइट कोड समझते हैं कि मैक है, क्योंकि तीनों की जो प्रोग्रामिंग है, मतलब तीनों के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग है, तो तीनों वर्क कैसे करते हैं वो भी अलग अलग है। वो अच्छे से कौन समझता है, सिर्फ बाइट कोड समझता है, समझे। तो क्लास टीचर को अच्छे से पता होगा कि कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया है, कौन से बच्चे के पास कौन सा मतलब मोबाइल नंबर उसका कौन सा है, वो डायल करके उनको फोन करके एग्जैक्ट मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर मैं ये प्रोसेस को निकाल दूं, मतलब सोचो अगर सिर्फ प्रिंसिपल सर हो और आप सब हो, प्रिंसिपल सर आप सबको पर्सनल 1-to-1 तो नहीं जान सकते, क्योंकि आप लोग एक क्लास में अगर 30 है तो ABCD अगर हम काउंट करें, ABCD अगर भी काउंट करें तो भी 3 स्टैंडर्ड मिला के मोर देन 150-200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब 200 स्टूडेंट के नंबर तो सर के पास 200 स्टूडेंट के नंबर डायल नहीं कर सकते, राइट। 200 स्टूडेंट के पास 1-to-1 जाके नहीं बोल सकते ना, क्लास के अंदर जाके अगर बोले तो जो बच्चे एब्सेंट है वो रह जाएंगे। तो ये क्या, ये मैनर फॉलो होता है, ये आप सबको पता है, ये रेगुलर लाइफ का जो मैंने एग्जांपल दिया। तो ये मैनर फॉलो होने से वैसे क्या है कि एग्जैक्ट मैसेज पहुंचता है। तो जावा में भी कैसे है कि भाई हाँ एग्जैक्ट मैनर में हर एक के अंदर सपोर्ट होगा। अब जैसे कि सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज क्या है कि वो सीधा सोर्स से सीधा विंडोज के अंदर टर्बो सी को सपोर्ट करता है, उसके बीच में ये कंपाइलर और बाइट कोड की लेयर उसके अंदर ही आ जाती है। वो सीधा यहाँ से जावा सोर्स, कंपाइलर, बाइट कोड और सीधा, मतलब कि एक ही लाइन में चलता है, कहीं पे चेंज नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लिनक्स के अंदर भी वो चलेगा, मैक के अंदर भी चलेगा, नहीं। टर्बो सी कहाँ चलेगा, सिर्फ विंडोज के अंदर, क्योंकि सीधा एक ही लेयर है कि बाइट कोड है, वहां से सोर्स है, बाइट कोड है, कंपाइलर है और सीधा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है, तो सब एक ही के अंदर आएगा और एक ही स्ट्रेट वे चलेगा। पर जावा क्या करता है कि भाई मुझे सब जगह सपोर्ट करवाना है, ऐसा नहीं है कि भाई विंडोज के कंप्यूटर में जावा चले, जावा लिनक्स के कंप्यूटर में भी चलना चाहिए, जहां पे एप्पल के सॉफ्टवेयर मतलब कि मैक ओएस के सॉफ्टवेयर है वहां पे भी जावा चलना चाहिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर भी चलना चाहिए, एक ही सॉफ्टवेयर टर्बो सी के जैसा नहीं चलना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या किया इन्होंने, ये मैनर फॉलो किया है। ओके, तो आई थिंक को ये वाली चीज आपको पढ़नी भी चाहिए, साथ साथ में आपको लर्न भी करनी है इसके एमसीक्यूज क्या, क्योंकि क्या होगा कि ये लर्न करोगे आप तभी जाके उसके एमसीक्यूज आपको आएगा, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसलिए ये चीज आती है कि भाई जावा सोर्स है, कंपाइलर है, बाइट कोड है, वो कैसे उसका जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये कैसे प्रूफ होता है वो आपको लर्न करना ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाओ पेज नंबर 128। अब पेज नंबर 128 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहां पे आप लोग देख सकते हो बाजू में आपको एक मिल रहा होगा प्रोग्राम। ओके, आप सोचोगे कि ओके सर चलो प्रोग्राम पे फाइनली हम लोग पहुंच गए। ओके, तो अब प्रोग्राम के अंदर मैंने चेंज किया है स्पेशली आप लोगों के लिए, बिकॉज आप सबको पता है कि कोविड की वजह से हम लोग तो मिल नहीं पा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी हो रही है कि हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी बर्डन है, तो मैंने क्या किया है कि भाई प्रैक्टिकल चीज के लिए, क्योंकि आप सबको प्रैक्टिकल स्कूल में देना है, तो प्रैक्टिकल चीज के लिए मैंने आपका जो बर्डन है वो थोड़ा कम कर दिया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको अगर 129 का पूरा पेज गिनो तो मोर देन 20 लाइन्स तो होगी जो टाइप करनी पड़ेगी आपको, राइट। अब आप उतना टाइप करोगे, रन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टक आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैं इसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि फिर कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे और आपके जो बीच में। ओके, तो हम एक सेम पेज पे होने चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं वही हम आगे फॉलो करेंगे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ आप सबके लिए कि जो बुक के अंदर सॉफ्टवेयर दिया है नोटपैड जावा के लिए, वो सॉफ्टवेयर दिया है स्किट, जो आप लोग आगे देखोगे, SCIT स्किट करके एक सॉफ्टवेयर आता है,
उसके अंदर जावा के प्रोग्राम रन किए, पर बुक के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम ऐसे लिखे हुए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्किट के अंदर मैं पूरा प्रोग्राम टाइप करूं, पूरा प्रोग्राम लिखूं, फिर उसको CMD में जाकर रन करूं, तो कहीं ना कहीं एरर आ सकती है अगर मेरे पास लाइसेंस वर्जन है नहीं है तो। ओके, मैं उसका एक फेक डेमो आपको दिखा दूंगा। फेक डेमो मतलब कि प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मिस्टेक करके बनाऊंगा, बना के फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ मिस्टेक आ सकती है। ओके, और उसी की जगह मैंने एक अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर ढूंढा है। वो अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर जो इक्लिप्स करके है, वो हम लोग कैसे करेंगे और वो आपको इजी कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें ये वाला जो प्रोग्राम है वो मतलब कि पहले एग्जांपल प्रोग्राम ले लेंगे, फिर ये वाला प्रोग्राम ले लेंगे, ये वाला प्रोग्राम भी कर देंगे, और मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई सपोज हम ये करते तो हमें कितना टाइम लगता, हमने इक्लिप्स में ये किया तो कितना टाइम लगा, और बेनिफिट्स क्या क्या है साथ में। ओके, तो मैं वो आपको दोनों चीज साथ में बता दूंगा। तो आप सबको क्या करना है उसके पहले इंपॉर्टेंटली वो आप लोग देख लो। सबसे पहले अब जिनके पास JDK वाला लैपटॉप कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उनको अगर ये जावा की प्रैक्टिस करनी है तो वो लोग क्या करेंगे, करनी है प्रैक्टिस। ओके, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको MCQs में भी फंडामेंटल क्लियर होंगे। उनको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो JDK, ओके, JDK ये आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर सबको, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो लोग के लिए। ओके, क्या करोगे आप लोग, JDK डाउनलोड करोगे। डाउनलोड भी कैसे करोगे कि आप लोग गूगल में जाके सर्च करोगे, पर उसके साथ आपको एक चीज सर्च करनी है कि आपका कंप्यूटर 32 बिट का है कि 64 बिट का है। अगर 64 बिट का है तो JDK आपको 64 बिट का करना है। अगर 32 बिट का कंप्यूटर है तो आपको JDK कौन सा करना है, 32 बिट का करना है। JDK डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जब मैसेज आता है कि JDK सक्सेसफुली इंस्टॉल, फिर आपको दूसरी चीज डाउनलोड करनी है जिसका नाम है इक्लिप्स। ओके, क्या डाउनलोड करना है, इक्लिप्स। ओके, आपको डाउनलोड करना है, इक्लिप्स डाउनलोड करने हैं। ओके, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, डार्क ब्लू कलर का आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा। ये इसके बहुत सारे वर्जन है, आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इक्लिप्स में भी आपको याद रखना है 32 बिट या 64 बिट, जो भी बिट का आपका कंप्यूटर है वो आपको करना है। अब किसी को नहीं पता है तो फिर उसका शॉर्टकट बता दो, आपका जो कंप्यूटर है माय कंप्यूटर में चले जाओ, उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, लास्ट ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी में चले जाओ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको वो दिख जाएगा कि 32 बिट का है कि 64 बिट का है। ओके, तो ये चीज आपको करनी है आपके कंप्यूटर के अंदर, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है। ओके, JDK सबसे पहले, उसके बाद इक्लिप्स। अब JDK के अंदर बहुत सारे वर्जन मिलेंगे, आप जो भी वर्जन डाउनलोड करें चलेगा, बिकॉज हमें बहुत ही लोअर लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और प्रोग्राम के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं आपको ज्यादा बर्डन दूंगा नहीं, मतलब कि ज्यादा आपको प्रेशर आएगा नहीं। प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको MCQ पढ़ ले, उसके अंदर ही फोकस करना है। तो JDK और फिर इक्लिप्स ये दोनों डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, अपने पास रखना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तब मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा। आपको पहले डिफरेंट दिखा दूंगा कि स्किट और इक्लिप्स में हमारे पास बेनिफिट क्या है, टाइम हमारा कहाँ ज्यादा बच रहा है। ओके, तो हम इक्लिप्स के अंदर फिर काम स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग ये चैप्टर को आगे बताएंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्किट की जो चीज है वो आपको थियरी में पढ़ लेनी है कि स्किट मतलब कैसे उसको डाउनलोड करना है, ये करना है। फिर जो प्रोग्रामिंग की बात आती है तो प्रोग्रामिंग करते करते हम देखते जाएंगे। ओके, तो आई होप आप सबको जो मेन जो जावा हिस्ट्री है और जावा का ये जो है समझ आ गया होगा। मेन इंपॉर्टेंटली जो भी बता रहा हूँ, जावा JDK इक्लिप्स ये दोनों के दोनों चीजें डाउनलोड करके रख लेना। ओके, डाउनलोड हो जाके इंस्टॉल करके कंप्लीट करके रख देना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद मत करना कि ऐसा होगा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब करेंगे, वैसा मत करना, डाउनलोड करके रख देना। ओके, उसके बाद उसको कैसे यूज करना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? ओके, और ये करने के टाइम पे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।